सो तो कुछ इंटरनेशनल में देखते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट क्या हुआ है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट में तो एक तो ट्रम्प 2.0 आया है। तो ट्रम्प ने जो डिसीजंस लिए हैं उसमें से कुछ डिसीजंस को हम एनालाइज करेंगे और उसको इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है और इसका पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट क्या है इंडिया के पर्सपेक्टिव्स में। कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे। जैसे इस सब में सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं। फर्स्ट जो ट्रम्प का जो एक है, ट्रम्प 2.0 में एक है उसका प्रोटेक्शनिस्ट, प्रोटेक्शनिस्ट आया है। प्रोटेक्शनिस्ट सेकंड हम मान के चल सकते हैं, प्रोटेक्शनिस्ट फर्स्ट, ट्रम्प फर्स्ट फेज में भी था और ट्रम्प सेकंड फेज में भी आया है। तो इसमें उसने क्या किया है कि उसने मतलब काइंड्स ऑफ मतलब टैरिफ को बढ़ाया है। किससे? तो जो उसका ट्रेडिंग पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर कौन कौन सा है? तो एक हो गया उसका मेन, उसका फोकस है चाइना पे, और उसके बाद उसने इधर कनाडा पे भी किया है और मैक्सिको के पर भी किया है, इस सब पर किया है। तो क्यों किया है? सबसे पहले तो जब यूएसए और अमेरिका का यदि आप देखेंगे इकोनॉमिक रिलेशंस देखेंगे तो उसमें यूएसए जो है वो ट्रेड डेफिसिट का में देखेंगे तो ट्रेड डेफिसिट में उसका करंट अकाउंट डेफिसिट यदि आप उसका देखेंगे तो लगभग कितना है? 360 बिलियन डॉलर का है। यदि आप अभी देखोगे ट्रम्प के टाइम में, ट्रम्प फर्स्ट में यदि देखोगे तो जो 2016 से 20 के बीच में था तो उस टाइम भी था लगभग 300 मतलब 60 बिलियन डॉलर के लगभग था। बाइडेन के टाइम में देखोगे तो वो 327 बिलियन डॉलर के लगभग था। और ट्रम्प अभी जो है तो यदि आप ये अभी जो आपने इम्पोज किया है 20% टैरिफ जो बढ़ाया है, जो गुड्स चाइना से, मान लीजिए कि ये हो गया चाइना से, ये हो गया अमेरिका, ये हो गया चाइना, ये हो गया अमेरिका। तो अमेरिका चाइना से कोई गुड्स आएगा तो उस पर जो टैरिफ लग रहा था उससे वो उसने हाइक कर दिया है जो 20% अप्रॉक्स। ये अब एग्जैक्ट फिगर क्या है, वो 20% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा। मान लो कि जैसे कि यहाँ से 100 रुपये का गुड्स आ रहा था, ठीक, 100 रुपये का गुड्स आ रहा था। चलो इसको हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, बाद में देखते हैं अभी। तो एक तो ये हो गया। फिर यदि आप देखोगे इंडिया के साथ यदि ट्रेड इम्बैलेंस देखोगे तो इंडिया के पक्ष में है, मतलब कि हम ज़्यादा अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं तो लगभग 40 बिलियन डॉलर का लगभग घाटा है अमेरिका के लिए। मतलब हम 40 बिलियन डॉलर ज़्यादा अमेरिका में ट्रेड कर रहे हैं, हम पॉजिटिव है, ट्रेड सरप्लस कंट्री में आते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या है। अब देखिए ये हो गया चाइना, हो गया ये हो गया अमेरिका, ठीक, ये हो गया अमेरिका। अब यदि चाइना से 100 रुपये का गुड्स आ रहा है तो उसमें नॉर्मल जो टैरिफ था मान लो 10% था, तो 10% था तो वो हो गया कितना, 110 हो गया। तो अमेरिका में ये गुड्स को बिकेगा अमेरिकन मार्केट में तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, 110 हो जाएगी, ठीक। मतलब 100 डॉलर में, डॉलर मानते हैं तो ये 110 हो जाएगी, ठीक। अब लेकिन ट्रम्प के आने के बाद ट्रम्प ने क्या किया कि इस जो 100 रुपये का गुड्स आ रहा था उस पर 10% नहीं, उसमें 20%, उसने बोला कि 20% टैरिफ को बढ़ाओ, मतलब बढ़ा दिया। तो अब जो गुड्स जो था पहले 110%, 110 का था, वो कितना हो जाएगा, 10% पहले था, 20% और 30%, मतलब 130 का वो गुड्स होगा। तो चाइना के अमेरिकन मार्केट में वो क्या हो जाएगा, 130 डॉलर की हो जाएगी। इससे अब क्या होगा कि जो चाइनीज गुड्स है वो अमेरिकन मार्केट में क्या होगा, महंगा होगा, महंगा, ठीक, महंगा होगा, कॉस्टली हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो क्या है इसका। हम यदि पॉजिटिव इफेक्ट देखेंगे जो अमेरिकन का मानना है, अरे जब अमेरिकन गवर्नमेंट ने किया है तो उसका मानना क्या है, उसका कहना है क्या कि जो भाई जो चाइना जो डंपिंग करता है तो एंटी डंपिंग तो हम लगाते हैं। डंपिंग मतलब क्या हो गया, मान लो कि चाइना का गुड्स है उसको मतलब 100 रुपये उसका एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है,
ठीक, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। तो लेकिन इसको ये क्या करता है, इसको 50 रुपये वो कर देता है, जो भाई मेरा 50 रुपये ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ठीक। और तब जाके ये यहाँ पे अमेरिकन मार्केट में बेचेगा, तो अमेरिकन जो चाइनीज गुड्स होगा अमेरिकन मार्केट में क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, चीप होगी, ठीक। तो हम चाइनीज गुड्स अमेरिकन मार्केट में बिकेगी। तो एक तो ये डंपिंग से हम इसको बहुत राहत मिल सकता है। देखो एक इसके इससे लड़ने के लिए तो एंटी डंपिंग है, एंटी डंपिंग टैक्स है या काउंटर वेलिंग है। काउंटर वेलिंग है जैसे कि मान लो ये 100 रुपये गुड्स है, इसमें काइंड्स ऑफ सब्सिडीज दे के दो तरीके से हो सकता है। एक तो सब्सिडी दे के उसको सस्ता कर देगा, तो 100 रुपये का मान लो कि 100 इसको बनाने में इलेक्ट्रिसिटी लगता होगा, इसको बनाने में क्या लगता होगा, लैंड टैक्स लगता होगा, इलेक्ट्रिसिटी लगता होगा, फिर काइंड्स ऑफ मतलब जो फॉर्मेलिटीज होते हैं उसमें लगता होगा, पैसे देने पड़ते होंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उस सब में क्या किया, सब्सिडी दे दिया, तो उससे ये गुड्स कितने का, 50 रुपये का हो गया। अब ये 50 रुपये का गुड्स पे यदि जो आप टैरिफ लगाते हैं, जो नॉर्मल टैरिफ है, तो वो 60 रुपये में बिकेगा मान लो अमेरिकन मार्केट्स में, तब भी ये चीप हो जाएगा। अब सेम गुड्स यदि अमेरिकन मार्केट में बनता है, तो यदि अमेरिकन यदि सब्सिडी नहीं देता है, तो उसका तो एक्चुअल जो कॉस्ट होगा वो खर्चा होगा। तो अमेरिकन का जो अपना सेल्फ मेड गुड्स होगा वो महंगा होगा, लेकिन चाइनीज का गुड्स क्या होगा, सस्ता होगा। तो इसके गुड्स ज़्यादा बनेंगे, बिकेंगे। इससे क्या होगा, इसकी इकोनॉमिक बूम करेगी, और जो अमेरिकन की जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेट रहेगा, ठीक। तो एक तो डंपिंग और से उसको राहत मिल सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, देखो अब यदि हम इस यहाँ पे टैरिफ लगा देते हैं, तो अमेरिकन गुड्स यहाँ पे नहीं आएगा, चाइनीज गुड्स यहाँ पे नहीं आएगा, तो जो यहाँ का जो इंडिजीनियस जो यहाँ की मैन्युफैक्चरर हैं उनको क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, वो प्रोडक्शन करेंगे। तो जब प्रोडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो अभी 3-4% के लगभग है, तो वो बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है। दूसरा जो अमेरिकन का क्या कह सकते हैं, अब अमेरिकन गुड्स है तो ये भी इसका प्रोडक्शन होगा, तो ये भी वर्ल्ड मार्केट में फिर जाएगा, ठीक। तो अमेरिकन जो चाइनीज डिपेंडेंसी है वो खत्म होगी। तो मेन इसका यही है कि जो भाई हम इतना डेफिसिट क्यों करें, इसके साथ हम इतना डेफिसिट में क्यों रहे। यहाँ पे हम प्रोडक्शन करेंगे, अपने इंडिजीनियस को देंगे, तो वहाँ से गुड्स का प्रोडक्शन होगा, और वो हम अपने देश में उसको करेंगे, बेचेंगे। तो उससे क्या होगा कि हम अपना वो बना सकते हैं, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक। दूसरा क्या होगा, यदि प्रोडक्शन बढ़ेगा, स्टेट का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो टैक्स या इनकम जो है स्टेट का बढ़ेगा, ठीक। अब टैरिफ से कितना आता है, उससे नहीं होगा। काइंड्स ऑफ टैक्सेस, कॉर्पोरेट इनकम, ये सब टैक्स लगा के स्टेट का जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक। तीसरा क्या होगा, अमेरिकन की प्रोडक्शंस बढ़ेगा, तो इस प्रोडक्शंस को हम फिर वर्ल्ड मार्केट में लेके जाएंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, ठीक, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो ये सब है, ये सब चीज़ है। लेकिन जब हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो यदि आप किसी कंट्री में यदि एडम स्मिथ को देखो, तो एडम स्मिथ क्या कहता है, फ्री मार्केट की बात करता है। तो यहाँ से यदि आप गुड्स यहाँ पे लेके चले आएंगे, बंद कर देंगे लाना, तो क्या हो जाएगा, मार्केट में कंपटीशन खत्म हो जाएगा, आपको compete ही नहीं करना पड़ेगा। तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा मार्केट, आपका कंपटीशन खत्म हो जाएगा। दूसरा, आपके जो मैन्युफैक्चरर हैं वो जो गुड्स बनाएंगे, तो कस्टमर को वो गुड्स लेने के लिए क्या होगा, मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके मार्केट में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक। तो कस्टमर के पास क्या होगा, ऑप्शंस नहीं होंगे, ठीक। तो मार्केट में गुड्स का कॉस्ट बढ़ सकता है। तो जैसे ही कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक,
कॉस्ट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशंस भी आएंगे। ठीक, इन्फ्लेशंस भी आएंगे तो आपकी क्या करना पड़ेगा, फेडरल रिजर्व में क्या, फेडरल रिजर्व का क्या होगा फिर, आप जो आपका फेडरल जो आपके जैसे कि आरबीआई हो गया वहाँ का, तो आपको क्या चीप मॉनेटरी पॉलिसी आपकी लानी पड़ेगी। ठीक, तो आपके क्या इंटरेस्ट रेट को आपको कम करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को आपको कम करना पड़ेगा, ये सब करेंगे, समझ गए। दूसरा, यदि इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा, ठीक, इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन आएगा, आपको मेन मान रहे हो ना, आपके मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा। लेकिन इन्फ्लेशन यदि आएगा तो फिर चीप क्यों आएगा, वहाँ पे तो हॉकिश करना चाहिए ना। लेकिन देखो यहाँ पे इसीलिए इन्फ्लेशन, पहले तो आप चीप लाएंगे तब ना, क्योंकि देखो गुड्स का यदि जो गुड्स का कॉस्ट है वो बढ़ गया है, कॉस्ट बढ़ गया है, मार्केट में कोई सस्ता गुड्स है नहीं, कम है नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगा कि मतलब क्या कहेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी में ईज लाएगा। उससे क्या होगा, जो कस्टमर के पास बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगा। तो जैसे ही बाइंग कैपेसिटी, क्योंकि इजी मॉनेटरी पॉलिसी से क्या हो जाएगा, मार्केट में पैसा आएगा, तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तो हाथ में जब पैसा आएगा तो कॉस्ट ज़्यादा भी है, तो वो लोग खरीदने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करा, आखिर डिमांड सप्लाई को क्या करना, उसको बैलेंस करना है, तो लोग खरीदेंगे। अब जैसे ही आप ईज पॉलिसी लेके आते हैं तो फिर इन्फ्लेशन आएगा, कैरी कैपेसिटी, जो रुपये का, जो आपका डॉलर है उसकी जो मतलब क्या कह सकते हैं, खरीदने की जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी होगा वो कम हो जाएगा। तो ये एक साइकिल स्टार्ट होगा, मतलब दिस इज द काउंटर आर्गुमेंट against what the Trump's taken in Trump 2.0 फेज में क्या किया है उसको। तो यहाँ तक हो गया। अब देखो, तो ये तो हो गया अमेरिकन, ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। उसके बाद देखो, यदि मार्केट में कंपटीशन आप खत्म कर देते हैं, तो आप में एक कंपटीशन नहीं होगा, तो इनोवेशंस नहीं लाएंगे, आप क्या हो जाएंगे, इनोवेशन नहीं लाएंगे, आप एक तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जो आप यदि आपके मार्केट में कंपटीशन नहीं है, तो फिर आप वर्ल्ड मार्केट में भी जाके, आप क्योंकि आपको पता ही नहीं, वर्ल्ड मार्केट में भी आपको compete करने में आपको थोड़ा टफ होगा। ये जस्ट इस इकोनॉमिक थ्योरी है ये, ठीक। तो ये सब एंटी आर्गुमेंट हो गया। अब देखो, यदि इंडिया के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो चाइनीज कह रहा है जो भाई एलिफेंट और ड्रैगन टुगेदर, मतलब कह रहा है कि जो चलो ठीक है, अब हम और ये चाइना कहता है कि हम इंडिया के साथ अब अच्छा रिलेशन बनाएंगे, जो हमारा बॉर्डर इशू है या जितने भी सिक्योरिटी या डिफेंस के लेके जो हमारा मतलब मैटर है वो एक अलग साइड पे है, और दूसरा हम अभी इकोनॉमिक को ट्रेड को बढ़ाएंगे। तो इससे क्या हो सकता है, जो कि देखो हम चाइना के साथ ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, और हमारी जो ट्रेड मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट जो चाइना के साथ जो हमारे ट्रेड डेफिसिट जो है लगभग 60 या 70 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है, ठीक, करंट अकाउंट डेफिसिट, इसको हम घटा सकते हैं चाइना के साथ, उसके साथ हम रख सकते हैं, कंडीशंस लगा सकते हैं, जो भाई तुम्हारा इकोनॉमी पे ये इफेक्ट पड़ रहा है, तो अभी हमारे पास क्या है, एक विन विन सिचुएशंस है, हम उसको ये कर सकते हैं। तो हम अपने जो गुड्स हैं उसको चाइनीज मार्केट में रीच करवा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि हम चाइना के साथ ये जो हमारा मतलब एफडीआई है, चाइना का एफडीआई कितना है हमारे मार्केट में, बहुत रेयर है, बहुत कम है, 2 बिलियन डॉलर्स मैक्सिमम हो सकता है, बहुत कम है। तो चाइनीज एफडीआई को भी हम अपने मार्केट में ले सकते हैं। देखो चाइनीज एफडीआई बहुत थोड़ा सा मतलब प्रिकॉशनिस्ट आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन हम लेके आ सकते हैं चाइनीज एफडीआई को। तो एफडीआई को चाइनीज को लेके आएंगे तो उससे हमारा जो प्राइवेट सेक्टर्स हो गया, जो एमएसएमई है या हमारा जो स्टार्टअप है, इसको एक इन्वेस्टमेंट फंडिंग मिल सकता है, मतलब इसका हम फायदा उठा सकते हैं, ठीक। उसके बाद सेम हम अमेरिकन के साथ भी कर सकते हैं। अमेरिकन के साथ हम क्या कर सकते हैं,
अमेरिका जो इकोनॉमिक फ्रंट पे तो हो है ही, लेकिन ट्रम्प को आने के बाद ट्रम्प की पॉलिसी अलग अलग होती है। तो अमेरिकन से हम लिवरेज ले सकते हैं, ठीक। लेकिन जब आप कहोगे कि ये टैरिफ तो आप पे भी लगेगा ना, देखो तो हमारा ट्रेड कितना है उसके साथ, अमेरिकन के साथ जो ट्रेड है 40 का है, तो मैक्सिमम कितना लगेगा, 5-10 बिलियन का जो भी होगा तो वो होगा, कम होगा। तो हमारे ऊपर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम अभी हमारे ऊपर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो मेन अब क्या है, अब क्या हो सकता है, जब चाइनीज को, जब ट्रेड डेफिसिट होगा, जब चाइनीज को मार्केट ढूंढना पड़ेगा। तो चाइनीज का मार्केट कहाँ पे आएगा, चाइनीज या तो आसियान के साथ ट्रेड को बढ़ाएगा, आसियान के साथ ट्रेड को बढ़ाएगा, या इधर जो आपका इधर यहाँ पे चाइनीज का जापान हो गया, या साउथ कोरिया है, या इधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, हाँ? इधर आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये हो गया इंडिया हो गया। तो चाइनीज जैसे ही अमेरिकन के साथ होगा तो चाइनीज के लिए फिर नया मार्केट, ये मार्केट तो है ही, लेकिन इस मार्केट में चाइनीज गुड्स आना स्टार्ट होगा अफ्रीका में। तो अफ्रीका अफ्रीका के लिए एक क्रूशियल होगा, क्योंकि अफ्रीका में फिर अलग अलग टाइप्स के वो हथकंडे अपनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखो इसको डिटेल्स देखेंगे, इसका सिक्योरिटी, यदि हम एक एंगल आगे बढ़ के देख सकते हैं। देखो जैसे किसी भी इकोनॉमिक का, यदि किसी भी कंट्री का जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट हिट होता है, तो फिर वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, मतलब उसको सर्टिफाई करने के लिए, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एक तरह से, मतलब उसको मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट को क्या कह सकते हैं, उसको पूरा करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, यदि यहाँ का जो डोर है वो क्लोज हो गया, तो वो अलग अलग डोर खोजेगा। अब यहाँ पे डोर खोजेगा, अफ्रीका में डोर खोजेगा, तो अफ्रीका में डोर खोजेगा तो उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, अलग अलग कंट्री के साथ, मान लो कि इस कंट्री के साथ, इस कंट्री के साथ, इस कंट्री के साथ, उसका यदि 5 सेक्टर में है उसको ट्रेड है, 5 सेक्टर में है, जो भाई इधर इधर ही कर सकते हैं, तो अब वो बोलेगा 10 सेक्टर में करो, बार्गेनिंग स्टार्ट होगा, हम तुमको 10 सेक्टर में करो। तो वो काइंड्स ऑफ क्या देना स्टार्ट करेगा, लॉलीपॉप देना स्टार्ट करेगा, जिसको कि डेप ट्रैप जो कहते हैं, डेप ट्रैप। तो ये डेप ट्रैप स्टार्ट होगा, ठीक, डेप ट्रैप स्टार्ट होगा, और ये कंट्री अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए फिर वो क्या, सिक्योरिटी या अलग तरह का फिर वो स्टार्ट करता है, ये इम्बैलेंस आएगा ना यहाँ पे। देखो जैसे कंट्री में जो एक बैलेंस पैटर्न बना हुआ, किसी वर्ल्ड में एक बैलेंस पैटर्न बना हुआ है, उसमें ये थोड़ा सा भी अनबैलेंस, ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है, थोड़ा ये पॉलिटिकल चेंज आता है, थोड़ा सा भी इम्बैलेंस आता है, तो फिर उससे बैलेंस बनाने के लिए जितने भी तरीके के हथकंडे होते हैं वो अपनाना पड़ता है, ठीक। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं। अब यदि हम देखते हैं ट्रम्प 2.0 में, ट्रम्प 2.0 में हम यदि देखेंगे तो ये अभी जो जेलेंस्की के साथ जो हुआ है, जेलेंस्की के साथ या यूक्रेन के साथ जो हुआ है, तो आपको क्या लगता है, देखो हम या आप लोग जो देखते हैं, चलो ठीक है जेलेंस्की के साथ हुआ, यूक्रेन के साथ हुआ, मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हैं, वो लगता है जो भाई कैसे हो सकता है, ये जो पूरा यूरोप है या अमेरिका है, ये हो गया यूरोप हो गया या अमेरिका है, दोनों भाई भाई है, फिर ये रशिया के साथ उसका कैसे ये हो गया। देखो अब हम देख सकते हैं इसको, इसमें एक चीज़ क्या कहा जाता है, जो कि 70s में क्या हुआ था, ये निक्सन और हेनरी किसिंजर के टाइम पे, हेनरी और हेनरी किसिंजर था, फॉरेन सेक्रेटरी था उसका, और ये निक्सन के टाइम में क्या हुआ था कि उस टाइम कोल्ड वॉर का टाइम था, तो रशिया को कंटेन करने के लिए, रशिया को एक तरह से ब्लॉक करने के लिए अमेरिकन ने क्या किया था, चाइनीज को खड़ा किया था, और चाइना को बहुत सारे सपोर्ट दिए थे, ठीक, चाइना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिए थे। चाइना पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन जो कम्युनिस्ट कंट्री था, तो उसको बोला कि जो भाई पॉलिटिकल तुम्हारा अपना जो भी है देख लो, और चाइनीज ने भी रिक्वेस्ट किया था जो भाई हमारा पॉलिटिकल जो मेरा पॉलिटिकल पैराग्राफ है, जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है, उसमें हम कोई
किसी भी तरीके के चेंज नहीं लाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक में हम बहुत सारा चेंज लेके आएंगे। तो अमेरिकन ने बोला ठीक है, तुम इकोनॉमिक फ्रंट पे चेंज लेके आओ, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। तो फिर अमेरिकन ने वो ट्रेड वेड बढ़ाए, बहुत सारा टेक्नोलॉजी बहुत कुछ दिया, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो अमेरिकन ने चाइनीज़ को बहुत सपोर्ट किया था 70s के दौर से, क्योंकि उसको रसिया को क्या करना था, ब्लॉक करना था रसिया को, मतलब यूएसएसआर को ख़त्म करना था। उस टाइम यूएसएसआर था, यूएसएसआर को ख़त्म करना था और कम्युनिस्ट को तोड़ना था। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा था। तो उसी तरह से सेम यदि आप ट्रंप को देखोगे तो ट्रंप अभी क्या कर रहा है, तो रशिया के साथ बोल रहा है कि भाई, क्योंकि ट्रंप के लिए, अमेरिकन के लिए रसिया जो है एक सिक्योरिटी चैलेंज हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पे वो चैलेंज नहीं है। रशियन इकोनॉमी कितनी है, बड़ी है, $1 ट्रिलियन की होगा, $1.5 ट्रिलियन की होगा, यही है। तो इकोनॉमिक चैलेंज नहीं है, एक सिक्योरिटी चैलेंज हो सकता है रसिया। वो भी रसिया सिक्योरिटी चैलेंज यूरोप को लेके है। अमेरिकन को डायरेक्ट क्या है रसिया से नहीं है, अमेरिकन को यूरोप को लेके है, ठीक। और अमेरिकन को यूरोप के साथ तो ट्रंप फर्स्ट में ही बोल दिया था, जो भाई नाटो वाटो जो भी है वो तू अपना देख लो, हम नाटो में आके अब इतना पैसा हम बहाने वाले नहीं है। तो वो तो ट्रंप का तो जो मोटिव था, जो उसका माइंडसेट था, वो तो ट्रंप 1-0 में आप देख चुके हैं ट्रंप क्या कह रहा है। तो ट्रंप सिक्योरिटी को लेकर उतना कॉन्शियस नहीं है, जब भाई ये यूरोप का मसला है, यूरोप देखेगा, हमको नहीं है। और इकोनॉमिक फ्रंट पे यदि रसिया उतना स्ट्रांग है ही नहीं जो अमेरिकन को चैलेंज करेगा, तो ट्रंप सेम वही निक्सन और किसिंजर वाला कर रहा है। उसको दिखाई कौन सा दे रहा है, चाइना दिखाई दे रहा है। और चाइना को भी चाइना 2 फ्रंट पे है, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी दोनों। तो इसीलिए वो चाइना को मेन टारगेट मानता है, ठीक। अब देखो, यदि रसिया के साथ यदि मान लो, तो इसीलिए तो जेलेंस्की को उसने फटकारा है, बोला जेलेंस्की को उसने इसीलिए बोला है, जेलेंस्की को, जब भाई हम तुमको जो भी मतलब या तुमको इंटेलिजेंस देते हैं, या मिलिट्री में $300 बिलियन के लगभग हम तुमको मिलिट्री सपोर्ट दिए हैं, या बहुत सारा इतना सपोर्ट दिए हैं, ये सब हम नहीं देंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तुम अपना क्या करो, मैटर को जल्दी क्लोज करो और रशिया के साथ ये करो। अब देखो, अब आप क्या देखते हैं, यदि अब यहाँ पे 2-3 चीज है। यहाँ पे देखो, आप जब स्टेक होल्डर देखोगे तो क्या है, कौन कौन सा स्टेक होल्डर है। देखो, एक तो हो गया आपका यूक्रेन हो गया, ठीक, एक यूक्रेन हो गया, दूसरा क्या हो गया, रसिया हो गया, तीसरा क्या होगा, ईयू हो गया, जो यूरोपियन यूनियन है, ईयू हो गया, ठीक। चौथा क्या होगा, चाइना हो गया, ठीक, चौथा चाइना हो गया, बीच में क्या है, अमेरिकन है, ठीक। इतना स्टेक होल्डर है आपका। अब देखो, अमेरिकन ने तो ये यूक्रेन को तो बोल दिया है, ठीक। अब यूक्रेन को क्यों बोला है, क्योंकि उसको रसिया के साथ न्यू नॉर्मल करना है, रसिया के साथ न्यू नॉर्मल करना है। क्यों करना है, अब वो हम देखते हैं। अब देखते हैं, यदि अमेरिकन ने यूक्रेन को मना कर दिया, तो ईयू के पास क्या, ईयू के लिए तो भाई यूक्रेन को सपोर्ट करना क्या है, उसकी मजबूरी है। लेकिन ईयू में भी आप यदि देखोगे, यूरोपियन यूनियन में भी देखोगे आप, तो बहुत सारे कंट्री है उसका स्टैंड अलग है। जैसे कि आप इटली का देखोगे, या जर्मनी का देखोगे, या फ्रांस का देखोगे। इस सब का एक नहीं कह सकते हैं, एक वोलाटाइल, जो कि आप यदि यूरोप में देखोगे, जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो उसका जो स्टैंड है ना, वो बहुत सारा एक तरीके से कह सकते हैं वोलाटाइल है, फ्लक्चुएट करता रहता है, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन छोटा छोटा कंट्री है, जिसकी की बहुत बड़ी हैसियत नहीं है वर्ल्ड में, छोटी छोटी कंट्री है, जो यूक्रेन के बॉर्डर के साथ पोलैंड है, छोटी छोटा कंट्री है। तो उसका तो मजबूरी है, वो तो समझ देख रहा है कि जो भाई, उसको तो पता है रसिया जो ईस्टर्न यूरोप में है, यूरोप में भी जो रशियन के बॉर्डर के साथ है, उसको डर है कि रसिया आगे क्या करेगा नहीं करेगा। तो उसका तो मजबूरी है यूक्रेन को किसी भी हालत में सपोर्ट करना। लेकिन जो बड़ी कंट्री है, जो इंटरनेशनल लेवल के पॉलिटिक्स में जिसका रोल है, तो वो आगे पीछे होता रहता है। लेकिन फिर भी यूक्रेन को वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब मानता है कि रसिया को यदि खुला छोड़ देंगे यूरोप के लिए, तो यूरोप के लिए वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत बड़ा एक खतरा हो सकता है, ठीक। लेकिन समझ गया, तो इसीलिए ईयू कर रहा है। लेकिन इटली ने बोला कि हम फुट सोल्जर अपना नहीं भेजेंगे। सब अपना अलग अलग आलाप लगा रहा है, क्योंकि अब यूक्रेन का ये जो युद्ध है ना, इतना लंबा खिंच गया कि सब बोर हो रहे हैं, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है, किसी तरह की बात नहीं चल रहा है, कोई मतलब पीस के लिए तैयार नहीं है।
तो वो खिंच गया, तो सब बोर हो गए, तो वो चाहता है यार भाई इसी को, इसको किसी तरह से खत्म करो, बंद करो ये, क्योंकि कोई लेना देना है नहीं, वो कुछ होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि हमें रसिया ने भी तो अपना गेम किया, वो अपने दोनबास वाले रीजन को कैप्चर कर लिया, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे, बोला कि नहीं। और रसिया का कुर्स 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 रीजन है, उसको यूक्रेन ने कैप्चर कर लिया, तो रसिया अपना आराम से देखा हुआ है। इतनी अच्छी डिप्लोमेसी उसकी हुई है, रसिया आराम से देखा हुआ है, तो रसिया रिटेलिएट करता है, रसिया कीव चला जाता है, या रसिया पूरा यूक्रेन को अपने अंदर में ले लेता। तो ये एक बहुत बड़ा वो, मतलब क्या कह सकते हैं, जो उसको आग में घी डालने वाला काम होता है, या फिर पूरा यूरोप जो होता है तो समझता। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं, रसिया ने बोला कि जो भाई हमारे बॉर्डर है, जो हमारे सिक्योरिटी का चैलेंजेस है, उसको हम अपने अंदर लेंगे, बाकी से हमको नहीं लेना देना है, वो करके छोड़ दिया। तो एक तरह से कह सकते हैं जो पूरे यूरोप को फंसा दिया है रसिया ने अपने डिप्लोमेसी से, ये चीज़ है। तो यहाँ पे ईयू को सपोर्ट करना यूक्रेन का, यूक्रेन के लिए है, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। अमेरिकन का क्या है, जो भाई रसिया के साथ जो भी है वो ख़त्म करो, और रसिया के साथ जो रेस्ट्रिक्शन है, रसिया का बहुत सारे पैसे जो हैं सो बाहर बैंकों में पड़े हुए, मतलब बंद हैं। रसिया के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन, जो $60 बिलियन वाला रेस्ट्रिक्शन लगाया है, तो इससे ऊपर के आप तेल को अब बेच नहीं सकते हो, इससे ऊपर के जो आपको शिप के थ्रू करते हैं उसको इससे ज़्यादा के बेच नहीं सकते, कोई दूसरा कंट्री यदि खरीदेगा, तो ये सब इस तरह का रेस्ट्रिक्शन खत्म होगा, तो रसिया का जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो कम होगी, तो रशियन चाइना एक्सिस जो है वो कम होगी, खत्म होगी, तो डिपेंडेंसी कम होगी, तो चाइना एक तरीके से क्या हो जाएगा, जो उसका पहले वाला था उसमें आ जाएगा। ठीक, तो आगे फिर देखेंगे क्या कैसे क्या डिस्कस करना है।